हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप हमारे साथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हम डेली क्विजेज अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन हमारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है नॉन अलाइंड मोमेंट पे। तो क्या थी नॉन अलाइंड मोमेंट? कभी कभी आप इसको नैम भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो नैम क्या था एंड ये 5 जो यहाँ पे फ्लैग्स आप देख पा रहे हैं, ये क्यों यहाँ पे लगाए गए हैं, सारी बातें करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नैम का जो आइडिया है ये 1955 में ओरिजिनेट होता है, जब इंडोनेशिया में कुछ कंट्रीज जो हैं उनकी एक मीटिंग होती है एंड एक कॉन्फ्रेंस होती है, हम कह सकते हैं, जिसको बेंडंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइम पे 1955 में नैम का ये आइडिया ओरिजिनेट होता है। एंड नैम क्या था? तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट कोल्ड वॉर के टाइम पे ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। एंड मोस्टली ये एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। और ये वो कंट्रीज थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुई थी। तो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी। और ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि कोल्ड वॉर जो है, इसमें जो दो ब्लॉक्स हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर का ब्लॉक जो है, इन दोनों ब्लॉक्स को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम रहेंगे नॉन अलाइंड। इसी को कहा गया नॉन अलाइंड मोमेंट, के दोनों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक का हमें हिस्सा नहीं बन के रहना है, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है। तो इसी आइडियोलॉजी को, इसी पर्सपेक्टिव को नॉन अलाइंड मोमेंट कहा गया कि भाई यूएसए एंड यूएसएसआर जो है, ये दो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड में इस टाइम पे, जो कि 1945 से 1990 का पीरियड था, जिसको कोल्ड वॉर पीरियड कहा जाता है। तो इसमें ये दो पावर्स जो थे, इन्होंने दो ब्लॉक्स बना लिए थे। यूएसए जो था वही कैपिटलिस्ट ब्लॉक को एस्टैब्लिश कर चुका था, एंड यूएसएसआर जो था कम्युनिस्ट ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था। तो ये दोनों ब्लॉक्स जो थे, इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन ना करना, इन दोनों ब्लॉक से नॉन अलाइंड रहने को ही नॉन अलाइंड मोमेंट कहा गया। एंड ये एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन्होंने शुरू की। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, क्योंकि ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी, इनका ये मानना था कि अगर इन्होंने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया कोल्ड वॉर में, कैपिटलिस्ट ब्लॉक या फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो इनका जो इंडिपेंडेंस होगा वो फिर से खतरे में आ जाएगा। इनको फिर से ब्लॉक्स की सुननी पड़ेगी, इनको ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। लेकिन ये कंट्रीज नहीं चाहते थे। ये अपने इंडिपेंडेंस जो इन्होंने हाल ही में प्राप्त किया था, अचीव किया था इंडिपेंडेंस, उसको ये सिक्योर करना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने दोनों ब्लॉक्स में से किसी को भी ज्वाइन ना करने का फैसला किया। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हवाना डिक्लेरेशन। तो ये कंट्रीज जो थी नॉन अलाइंड मोमेंट कंट्रीज, इन्होंने 1975 में एक डिक्लेरेशन साइन की, जिसमें इन्होंने कहा कि नैम जो है, जो पर्पस है नॉन अलाइंड मोमेंट का, वो ये है कि इंडिपेंडेंस कायम रहे कंट्रीज की, कंट्रीज सॉवरन रहे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे कंट्रीज में, एंड सिक्योरिटी रहे सारी नॉन अलाइंड कंट्रीज में। तो ये कुछ पर्पसेस थे जो स्पष्ट किए गए, क्लियर किए गए 1979 में हवाना डिक्लेरेशन के थ्रू। एंड इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि नाम की जो नॉन अलाइंड मोमेंट जो नैम है, इसकी पहली समिट होती है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में। ये क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है कि पहली समिट जो है, पहली फॉर्मल समिट कहाँ पे हुई थी नैम की? तो 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में, जो कि है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। वो 5 ओरिजिनल कंट्री जिन्होंने सबसे पहले जो सामने आए एंड नैम का आइडिया इंट्रोड्यूस किया एंड इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, उनमें से 5 कंट्री जो हमारी हैं, पहली हमारे पास है यूगोस्लाविया, दूसरी हमारे पास है इजिप्ट एंड इंडिया, घाना एंड
इंडोनेशिया। एंड इनके 5 लीडर्स थे जिनके आप नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं। युगोस्लाविया से ब्रोज टिटो थे, गमाल अब्दुल नसीर जो थे ये इजिप्ट से थे, इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, एंड निक्रोमा जो थे ये घाना से थे, एंड सुकार्नो जो थे इंडोनेशिया से। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स इनको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो आप इसको जरूर याद रखें। करंटली जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट में अराउंड 120 कंट्रीज हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 17 कंट्रीज एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ऑब्जर्वर्स हैं नाम के। ऑब्जर्वर्स इन द सेंस कि वो नाम के इस नॉन अलाइंड मूवमेंट के कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स वगैरह में पार्ट लेते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में है कि इसके प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो सबसे पहला था कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस कब बनती है 1945 में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आज 193 मेंबर्स हैं। तो इस यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स थे उनको रिस्पेक्ट करना सबसे पहला प्रिंसिपल था नैम का। सेकंड प्रिंसिपल नैम का था कि सॉवरेनिटी जो है कंट्रीज की उसको रिस्पेक्ट करना। सॉवरेनिटी इन द सेंस कि कंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजंस हर कंट्री खुद ले सकती है, इसलिए हमने उसकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करनी है। एंड इसके साथ साथ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेन इक्वालिटी के सारे लोग जो हैं सारी जो कंट्रीज हैं, सारे जो स्टेट्स हैं वो इक्वली सॉवरेन हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट हैं और इक्वली इंडिपेंडेंट हैं। एंड इसके साथ थर्ड हमारे पास है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, कि अगर नैम की कंट्रीज में आपस में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। फोर्थ हमारे पास है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है नैम कंट्रीज में इसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। एंड फिफ्थ हमारे पास था कि शेयर्ड इंटरेस्ट एंड डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ शेयर इंटरेस्ट, जस्टिस एंड कॉपरेशन। इसका मीनिंग ये है कि जो कंट्रीज हैं वो कॉपरेट करेंगी डिफरेंट एरियाज में जिनसे सबको फायदा हो सकता है। एंड इसके साथ साथ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो नैम की जो कंट्रीज होंगी वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये 5 प्रिंसिपल्स हमारे पास नैम के बहुत इंपॉर्टेंट, 6 प्रिंसिपल्स सॉरी, इनको आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और सवाल हमेशा उठता है कि क्या नैम जो है नॉन अलाइंड का मेन मीनिंग न्यूट्रलिटी तो नहीं है? तो बिल्कुल नहीं। नॉन अलाइंड जो है ये न्यूट्रलिटी में बिलीव नहीं करती थी। न्यूट्रलिटी का मीनिंग ये होता है कि वॉर से बिल्कुल ही अवे रहना, बिल्कुल ही अलग रहना, लेकिन ऐसा नहीं था। नॉन अलाइंड कंट्रीज ने कोल्ड वॉर के टाइम पे डिफरेंट वॉर्स में वो इन्वॉल्व हुए, एंड उनका डिफरेंट वॉर्स में इन्वॉल्व होने का ये मीनिंग नहीं था कि वो डिफरेंट वॉर्स को करना चाहते थे, बट नैम की कंट्रीज ने डिफरेंट वॉर्स में इन्वॉल्व होके उन वॉर्स को एंड करने की कोशिश की, उन वॉर्स को हम कह सकते हैं कि उन वॉर्स को ख़त्म करने की कोशिश की। तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉन अलाइंड जो थी ये न्यूट्रलिटी की पॉलिसी में बिलीव करती थी। ओके, एंड नॉन अलाइंड कंट्रीज ने ये भी कोशिश की कि डिफरेंट वॉर्स को प्रिवेंट किया जाए कंट्रीज के बीच में। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि क्या नॉन अलाइंड आइसोलेशनिज्म है? क्या नॉन अलाइंड का मतलब आइसोलेशनिज्म है? तो बिल्कुल नहीं। आइसोलेशनिज्म होता है कि वर्ल्ड के अफेयर से बिल्कुल अलग रहना, बिल्कुल स्टे अवे रहना, बट नॉन अलाइंड कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया। नॉन अलाइंड कंट्रीज ने थ्रू आउट कोल्ड वॉर पीरियड ये हमेशा कोशिश की कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें पीस एंड स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाए। अगर आइसोलेशनिज्म की एग्जैक्ट एग्जांपल आपको बताई जाए तो वो है यूएसए, कि जो यूएसए ने 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, यानी कि 1787 से लेके 1914 तक यूएसए ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म को अडॉप्ट किया था, एंड वर्ल्ड के अफेयर से बिल्कुल अलग रह रहा था यूएसए। तो नैम जो है ना ही न्यूट्रलिटी में बिलीव कर रहा था, ना ही आइसोलेशनिज्म में बिलीव कर रहा था। तो ये था हमारे पास नॉन अलाइंड मूवमेंट के रिगार्डिंग एक क्विक डिस्कशन, एक क्रिस्प, जो हर एक कंप्यूटर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाकी लोगों से भी शेयर करो। हैव अ नाइस डे।